नमस्कार, जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.2 जिसके हम क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 3 तक सॉल्व करा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 4 से 6 तक जो शेष क्वेश्चन रह गए हैं उनको हम हल कराएंगे। तो इसमें क्वेश्चन 4 ये हमें दिया गया है और साथ में चित्र भी संलग्न है। तो चित्र में हमें बताया है कि पी क्यू समांतर एस टी दिया हुआ है और एक कोण दिया हुआ है पी क्यू आर इक्वल 110 और दूसरा कोण दिया है हमें आर एस टी 130 डिग्री और इसमें हमें कोण क्यू आर एस ये ज्ञात करना है। तो इसमें लिखेंगे हम दिया है पी क्यू समांतर एस टी और पी क्यू आर 110 अंश दिया हुआ है और दूसरा कोण हमें आर एस टी कोण आर एस टी ये 130 अंश दिया हुआ है और इसमें हमें ज्ञात करना है जिसे हम लिखते हैं अभीष्ट है। कोण क्यू आर एस यानी ये कोण हमें ज्ञात करना है। इसमें हमें ध्यान देना है कि हमें एक रचना करनी पड़ेगी। इसमें हम एस टी के समांतर एक रेखा खींच देंगे। तो लिखेंगे हम रचना से एस टी समांतर। अब यहाँ हम कोई भी लाइन ले सकते हैं। इस तरह से आर से होकर के एस टी के समांतर हम एक रेखा खींच देंगे। तो इसे हम एल रेखा नाम दे सकते हैं, एल एल डैश। तो रेखा एल तो अब यहाँ हम इसे हल करेंगे और उसे हम लिखते हैं उपपत्ति। तो ये कोण हमें दिया है पी क्यू आर और आर एस टी। तो यहाँ देखेंगे कि पहले हमें पी क्यू समांतर एस टी दिया हुआ है, पी क्यू समांतर एस टी ये हमें दिया गया है और रचना से हमने आर यानी एल समांतर एस टी खींचा और एस टी समांतर एल जी रचना से हमने खींचा। इसीलिए हमारी पी क्यू समांतर एस टी समांतर एल भी होगी, क्योंकि किसी रेखा के समांतर खींची गई रेखा और उसके समांतर खींची गई रेखा हो तो परस्पर एक दूसरे के समांतर होती है। इसीलिए पी क्यू समांतर होगी एस टी और पी क्यू समांतर होगी एल रेखा के। तो जब समांतर रेखाएं होती हैं और उनके बीच में ये क्यू आर ये तिर्यक रेखा हो जाएगी और इन दो रेखाओं के बीच में एस आर तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो चूंकि पी क्यू समांतर एल एवं क्यू आर तिर्यक छेदी रेखा है, तो इसीलिए तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के कोण जब दो रेखाएं समांतर हों तो इन दोनों का योग 180 अंश होता है। ये हम पिछले प्रश्नों में भी बता चुके हैं। इसीलिए लिख देंगे कि कोण पी क्यू आर और प्लस कोण क्यू आर एल डैश ये दोनों होंगे 180 अंश। पी क्यू आर जो कि हमें दिया है 110 अंश और प्लस कोण क्यू आर एल डैश इक्वल 180 अंश। तो कोण क्यू आर एल डैश हमारा होगा 180 माइनस 110
यानी कि 70 अंश। तो ये कोण हमें 70 अंश का मिल जाएगा। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे इस कोण को। तो ये तिर्यक छेदी रेखा आर एस है, तो यहां लिख देंगे हम इसी प्रकार से, इसी प्रकार से एस टी समांतर एल, चूंकि एस टी समांतर एल है, एवं आर एस तिर्यक छेदी रेखा है। तब हम कह देंगे कि कोण आर एस टी प्लस कोण एस आर एल, ये भी हो जाएंगे 180 अंश, क्योंकि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। इसे हम लिख भी सकते हैं। अब इसका हम मान रख देंगे तो ये 130 अंश हो जाएगा, एस आर और ये एल हो जाएगा इक्वल 180। तो यहाँ कोण एस आर एल हमारा होगा 180 माइनस 130। कोण एस आर एल होगा 50 डिग्री। तो हमें ये कोण मिल गया, एस आर एल, ये 50 डिग्री हो गया। अब हम देखेंगे कि ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन हो गई। तो स्ट्रेट लाइन के एक ही ओर के कोण, उनका योग 180 अंश होता है। तो लिख सकते, चूंकि सीधी रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसीलिए कोण क्यू आर एल डैश प्लस कोण क्यू आर एस और प्लस होगा कोण एस आर एल। तो इन तीनों कोणों का योग हो जाएगा 180 अंश। अब ये कोण हमें प्राप्त हो गया और क्यू आर एल डैश भी प्राप्त हो गया। तो क्यू आर एल डैश हमें 70 डिग्री प्राप्त हुआ, प्लस कोण क्यू आर एस प्लस, और ये हमें एस आर एल 50 डिग्री और इक्वल 180 अंश। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। कोण क्यू आर एस प्लस 70 प्लस 50 तो 120 इक्वल हो जाएंगे 180 डिग्री। तो कोण क्यू आर एस इक्वल होंगे 180 और ये दूसरी साइड में जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 120। तो इस प्रकार कोण क्यू आर एस हमें प्राप्त होगा। इनमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री और यही हमारा होगा आंसर। क्वेश्चन 5 हमें दिया हुआ है और इसमें हमें दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी दी हुई है। तो पहले हम यहाँ लिख देंगे, दिया है ए बी समांतर सी डी और हमें कोण ए पी क्यू ये दिया हुआ है हमें 50 डिग्री और साथ में दिया गया है कोण पी, ये आर बिंदु है, पी आर डी इक्वल 127। तो हमें इसमें x और y कोण ज्ञात करना है। तो अभीष्ट है कोण x एवं कोण y के मान।
तो यहाँ हम देखेंगे कि ये दोनों रेखाएं हमें समांतर दी हुई हैं। जब कोई समांतर रेखा है तो यहाँ देखेंगे हम P और Q ये त्रियक छेदी रेखा हो जाएगी, और यहाँ देखेंगे तो PR ये त्रियक छेदी रेखा हो जाएगी। तो समांतर रेखाएं होती हैं तो उनमें ये कोण और ये कोण कैसे होते हैं? एकांतर कोण। यानी जब भी हमें Z या N या Z मिले इस तरह की आकृति या इस तरह की आकृति बन जाए तो ये कोण और ये कोण सदैव एकांतर कोण होते हैं। इसी प्रकार से ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो जाएंगे। तो यहाँ हमें एकांतर कोण मिलेंगे ये APQ और ये बराबर होगा PQR के। तो हमें यहाँ से X प्राप्त हो जाएगा। फिर हम देखेंगे हमें Y भी ज्ञात करना है। तो यहाँ इसमें भी यदि यही नियम लगाएंगे तो ये पूरा कोण ये यानी इस तरह से ये Z बन जाएगी, ये इस तरह से। तो ये कोण और इक्वल होगा ये कोण। तो y + 50 बराबर हो जाएगा 127। तो हम इनको पक्षांतर करके y प्राप्त कर सकते हैं, या हम दूसरे तरीके से भी इसे ज्ञात कर सकते हैं कि कोई भी ये त्रिभुज है, त्रिभुज PQR है, इसमें ये बहिष्कोण है। तो किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोण दो दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ x + y इक्वल हो जाएगा 127 के। तो इस तरह से भी हम ज्ञात कर सकते हैं और एकांतर कोण के अनुसार भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम इन दोनों पर ध्यान देंगे। तो चूंकि AB समांतर CD ये दिया है, तब PQ ये तिर्यक छेदी रेखा हो जाएगी। PQ तिर्यक छेदी रेखा है। तो इसीलिए कोण PQR तो ये इक्वल हो जाएगा कोण APQ के। अब हम यहाँ देखेंगे कोण PQR यानी ये हमारा x कोण है, तो इसे हम x लिख सकते हैं इक्वल कोण APQ जो कि 50 डिग्री हमें दिया गया है। तो ये हमारा एक कोण इस प्रकार से प्राप्त हुआ। तो इसे हम x भी लिख सकते हैं या हम कोण x लिख सकते हैं। अब देखेंगे y के लिए, तो यह तो हम ये एकांतर वाला नियम लगा सकते हैं, y + 50 इक्वल 127, क्योंकि PR भी तिर्यक छेदी रेखा है। या किसी त्रिभुज का बहिष्कोण दूरस्थ दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, तो इस नियम को भी हम फॉलो कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण दो दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो इसीलिए कोण x + कोण y, या हम इनका नाम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 127 के। यानी कि कोण PQR + कोण QPR इक्वल होगा PRD। तो कोण PQR यानी x + QPR यानी y इक्वल ये हो जाएगा 127। अब x हमें ज्ञात हो चुका है 50 और प्लस ये y इक्वल 127। तो यहाँ y इक्वल हो जाएगा 127 और ये राइट साइड में जाएगा तो ये -50 हो जाएंगे। और हमें सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ 7 और ये 12 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ 7 मिलेंगे हमें, तो 77 डिग्री, यानी कि y इक्वल हो जाएगा 77 डिग्री। तो ये हमें दूसरा कोण भी प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें कोण x 50 डिग्री प्राप्त हुआ और कोण y 77 डिग्री प्राप्त हुआ।
तो ये अभीष्ट आंसर हो गया। अब ये अंतिम क्वेश्चन 6 दिया गया है। तो इसमें हमें 2 दर्पण दिए गए हैं, एक दर्पण PQ और दूसरा दर्पण RS दिया है, और कोई किरण है जो आपतित किरण है जो B पर आपतित होती है, A से B पर, और दर्पण को B बिंदु पर टकराती है, और यहाँ से ये फिर रिफ्लेक्ट होकर के C पर टकराती है। RS दर्पण के बिंदु C पर टकराती है और C से ये परावर्तित होकर के यानी रिफ्लेक्ट होकर के D बिंदु की ओर जाती है। तो यहाँ से ये आपतित किरण होगी, इसको हम बोल देंगे इंसिडेंट रे, और जो परावर्तित किरण होगी उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो अब इसको जब हम हल करेंगे तो हम यहाँ ये PQ दर्पण पर बिंदु B से एक लंब डाल देंगे इस तरह से, इसे हम M नाम दे देंगे, और RS दर्पण के बिंदु C से हम RS पर एक दूसरा लंब डाल देंगे, इसे हम CN नाम दे देंगे। अब चूंकि हमें ये मालूम है कि 2 समांतर रेखाओं पर डाले गए लंब भी समांतर होते हैं, तो यहाँ PQ समांतर RS दिया है और इन पर हमने ये दोनों लंब डाले, तो BM समांतर NC भी होगा। इस बात को इस प्रश्न में हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो इसमें सिद्ध करना है कि ये AB समांतर CD है। तो अब यहाँ लिखेंगे हम, दिया है हमें कि 2 दर्पण दिए गए हैं, तो दर्पण फर्स्ट कौन सा है? PQ। तो ये दर्पण फर्स्ट हमें PQ दिया गया है, और दूसरा दर्पण हमें दिया गया है RS, और PQ समांतर RS, PQ समांतर RS इसमें बोला है। तो AB आपतित किरण होगी, तथा CD परावर्तित किरण होगी, किरण है। तो हमें यहां सिद्ध करना होगा कि AB समांतर CD। अब यहां हम फिर से रचना लिखेंगे कि PQ लंब BM एवं RS लंब CN ये डाला। तो चूंकि PQ समांतर RS ये हमको दिया गया है, पुनः लिख देते हैं, और BC तिर्यक छेदी रेखा है, तथा BC तिर्यक छेदी रेखा है। अब हम यहां देखेंगे कि लंब हमने ये डाला, तो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके, तो यहाँ ये आपतित किरण होगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, तो इसके लिए ये आपतित हो जाएगी, तो ये आपतन कोण होगा और ये परावर्तन कोण हो जाएगा। इस दर्पण से देखेंगे तो ये आपतित किरण होगी, ये परावर्तित होगी, और इस दर्पण के लिए देखेंगे तो ये आपतित हो जाएगी, ये परावर्तित हो जाएगी। तो हम जानते हैं, हमने विज्ञान में भी पढ़ा है, पिछली कक्षाओं में आप सबने पढ़ा होगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। जब कोई किरण किसी एक माध्यम में टकराती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण समान होता है। तो यहाँ ये कोण और ये कोण समान होगा, इसी प्रकार से ये कोण और ये कोण भी समान हो जाएगा। तो इसको हम बेहतर समझने के लिए कोण 1 नाम दे देंगे, इसको 2 दे देंगे, और इसको 3 दे देंगे, इसको 4 दे देंगे।
तो यहाँ हम देखेंगे कि लिख देंगे हम जानते हैं कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो इसीलिए कोण 1 इक्वल होगा कोण 2 एवं कोण 3 इक्वल होगा 4 के। कोण 3 इक्वल कोण 4। तो ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर। अब चूंकि बी एम और सी एन ये लंब है, तो दो समांतर रेखाओं पर खींचे गए लंब भी समांतर होते हैं। तो लिख सकते हैं यहां दो समांतर रेखाओं पर खींचे गए लंब समांतर होते हैं। तो इसीलिए बी एम समांतर हो जाएगा सी एन के। तो जब समांतर हो जाएगा और बी सी तिर्यक छेदी रेखा होगी इन दोनों के बीच, तो हमारे ये कोण और ये कोण एकांतर हो जाएंगे, यानी समान हो जाएंगे। तो इसीलिए कोण 2 यहां देखें हम, ये हमारी एन बन रही है यहां पे इस तरह से, इतना। तो ये दोनों समांतर होंगे, तो ये कोण और ये कोण एकांतर होकर के बराबर हो जाएंगे। तो कोण 2 इक्वल कोण हो जाएगा 3, क्योंकि ये एकांतर कोण है। इस तरह से। तो अब कोण 2 कोण 3 के बराबर है और कोण 1 कोण 2 के बराबर है और कोण 3 कोण 4 के बराबर है। तो इसका आशय होगा कि सभी कोण परस्पर बराबर होंगे। तो इसीलिए लिख देंगे कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4। तो ये चारों कोण बराबर होंगे। अब जब चारों कोण बराबर हैं, सभी कोण समान माप के हैं, तो कोई भी हम दो कोणों को यदि जोड़ेंगे तो वो अन्य दो कोणों के योग के बराबर ही होंगे। तो लिख देंगे हम यहाँ इसीलिए कोण 1 प्लस कोण 2 ये इक्वल हो जाएंगे कोण 3 प्लस कोण 4, यानी इन दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। क्योंकि परस्पर सभी कोण समान है, तो दो दो कोणों का योग भी उन दो कोणों के योग के बराबर ही होगा। तो कोण 1 और कोण 2 इसको हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी। इन दोनों कोणों का योग हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 प्लस 2 यानी कि कोण ए बी एम और प्लस सी बी एम, यानी इन दोनों कोणों का योग हो जाएगा ए बी सी। तो कोण लिख देंगे यहाँ ए बी सी इक्वल, इसी प्रकार से बी सी एन और प्लस डी सी एन, यानी ये कोण इन दोनों कोणों का योग हो जाएगा इतना, यानी बी सी डी। तो कोण बी सी डी ये दोनों कोणों का योग ये हो जाएगा। अब हम ध्यान से देखेंगे तो ये कोण और ये कोण इक्वल हुए। तो जब ये दोनों कोण इक्वल हुए तो और ये कोण कैसे हो गए, एकांतर। तो यहां लिख देंगे किंतु ये एकांतर कोण है। जब कोण एकांतर होते हैं तो फिर रेखाएं समांतर होती हैं, तो इसीलिए ए बी समांतर होगी सी डी। तो इसीलिए लिख देंगे ए बी समांतर सी डी। यही हमें सिद्ध करना था। तो हो जाएगा इति सिद्धम।